जय हिंद। तो चलिए सीधा भैया हम शुरुआत करते हैं। अभी कुछ समय ना थोड़ा रटने वाला है, उसे समझो फिर आगे बढ़कर आसान भाषा में समझाता हूँ। इतिहास यानी हिस्ट्री, इतना तो भैया आप लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन इसको ना तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अभी तो ये एक नॉर्मल सा फंडा है, आगे भी इसको कई भागों में बांटा गया है। जैसे प्रागैतिहासिक काल को चार भागों में बांटा गया। पहला है पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल, और चौथा है ताम पाषाण काल। तो भैया इतना आप ध्यान में रख लो, जिसमें जो चीज की खोज होगी उसको उसी काल को उनके नाम से बुलाया जाएगा। जैसे ताम पाषाण काल, जो ताम्र पाषाण काल है, इसमें तांबे की खोज हुई थी। बस आपको यही याद करना है कि प्रागैतिहासिक काल में ये चार हैं, बाकी और इनको तो अभी पोस्टमार्टम करते हैं। जो याद करना है मैं एक बार बोल देता हूँ, बाकी आगे बढ़ते हैं। पहला आता है प्रागैतिहासिक काल, जिसको मैं अभी अभी बताया हूँ, और दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल, और इसमें भी तीन होते हैं। पहला सिंधु सभ्यता, दूसरा कासा और तीसरा हड़प्पा, और तीसरे नंबर पर आता है ऐतिहासिक काल। इसमें भी चार पांच होते हैं। पहला होता है प्राचीन काल, दूसरा होता है मध्यकाल, तीसरा होता है आधुनिक काल, और चौथा होता है नेहरू काल, और पांचवा होता है विश्व। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अब भैया अतीत का मतलब होता है जो पुरानी बातें हो चुकी हैं, जो मतलब बीत चुका है। जैसे अभी जो कुछ भी हो रहा है, यह आगे के मतलब 2026 अभी चल रहा है, तो 3000 तक के बच्चों के लिए 2026 इतिहास होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रागैतिहासिक काल को और आसानी से समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह समय था जब कोई भी इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानता था। तो भैया क्या समझदार जानवर पढ़ते थे? तो नहीं यार, मतलब कोई भी पढ़ना नहीं जानता था, सब कुछ गोगा गाई ही थे। सबके सब हमारे दोस्त, मतलब मेरे और हमारे दोस्तों की तरह बहुचट ही थे। इसकी जो जानकारी मिली ना, वह पूरा तात्विक साक्ष्य से मिली है, समझ गए? और प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को रखते हैं। अब पाषाण काल को समझते हैं, ठीक है भैया? आप लोग सिर्फ ना समझते चलो, बाकी मैं समझाऊंगा पूरी डिटेल से ही, आपको कहीं और समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाषाण काल को स्टोन एज कहते हैं। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो स्टोन एज से बस इतना समझ लेना कि इसमें पत्थरों से ही सब कुछ होगा। तो आइए डिटेल से समझाता हूँ। जो फिल्मों में देखते हैं ना कि बढ़िया पत्थर से औजार, पत्थरों से हथियार बनाकर झिंगा लाला हु हु करते हैं ना, यही है। एक बार सही से समझो, पाषाण काल में मानव पत्थर के औजार यूज करते थे। अब बात हमारे भारत की करते हैं। तो भारत में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट नामक, ये तो भैया अंग्रेजी लग रहा है, तो भैया रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। तो ये बात ध्यान में रखना, भारत का नहीं, भारत में। अब एक और कंफ्यूजन वाली बात बताता हूँ। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये भैया अलेक्जेंडर शब्द ना, आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो इतनी बार आएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे ध्यान में रखो, जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम को का से, कनिंघम से का से निकाल लो और कनिंग जेंडर बोलो, इससे आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो भारत के पिता कनिंजेंडर, ऐसे याद रहेगा। जब बात भारत की हो ही रही है तो भारत के पुरातात्विक संग्रहालय ही देख लेते हैं। जो कि देखिए, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो भोपाल में है, जो संस्कृत मंत्रालय के अधीन में होता है। जैसे कि उस समय खोज चल ही रहा था, जैसे जैसे धातु मिलते थे नामकरण होता रहता था, और नामकरण क्रिश्चियन थॉमस कर रहे थे। जैसे कि समझो, किसी को उस समय कोई धातु मिली, धातु को देखा और बोला, अरे अरे ये मुझे क्या मिल गया। तब तक क्रिश्चियन थॉमस देखा और बोला, अरे ये तो तांबा है। तभी से इसको तांबा बोलने लगे। उस समय खोज हो रही थी, तो नामकरण कुछ भी कर देते थे। तो धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया, और लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। याद रखो, भारत में 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की, और लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। दोनों अलग है।
अब आगे और टफ होता जाएगा। पाषाण काल को भी 4 भागों में बांटा गया। सिर्फ आपको भाग याद रखना है कि किसमें क्या भाग है, बाकी अंदर क्या मिला वो मैं आपको बताता रहता हूँ। सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, जो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है। आप लोगों ने तो बहुत लोगों के मुंह से यह सुना होगा कि हम पहले आदिमानव थे, और वो आदिमानव पूरा पाषाण काल में थे। मतलब इतना याद रखो, जो आदिमानव बोलते हैं, हम मानव को उस समय मतलब पूरा पाषाण काल में आदिमानव कहते थे। अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। हम मानव जो इंसान है, इनको पूरा पाषाण काल में आदिमानव कहते थे, और अभी हमें रंगदार कहते हैं। पूरा पाषाण काल इतिहास का सबसे पहला समय था। इस समय मानव को सिर्फ खाना से मतलब था। कुछ भी हो दबा दो। जानवर, पक्षी और मांस को तो कच्चा ही खा जाते थे, बियर ग्रिल्स की तरह। इनका तो उद्देश्य ही यही होता था कि जानवरों से अपना पेट भरना। और अब समझते हैं कि आग की उत्पत्ति कैसे हुई। आग की उत्पत्ति भी पूरा पाषाण काल में ही हुआ। एक बार जंगल में किसी प्रकार से आग लग गई। अब सभी पेड़ जल रहे थे और जानवर भी जल गए। और अब भैया कुछ ही जानवर बचे थे। तब एक आदिमानव ने देखा कि हैं, ये क्या है। कोई जानवर था जो जल गया था। तो जब भूख लगी हो ना, तो आहार कहीं से मिले खा जाओ। तो थोड़ा सा उठाया और चखा। कहा, हैं, तंदूरी नाइस। सबको बुलाया, ये खाओ। सबने खाया। अब सबको अच्छा लगा। अब बोले, ये जो आग लगा लगा कैसे। अब सब चिंता में थे कि पहली बार इतना टेस्टी खाना मिला, अब यही खाएंगे। अब एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराया तो चिंगारी निकली। देखा, ये तो उसी जैसा लग रहा है। घास के पास जब यह टकराया ना, तो आग लग गई। सब खुश हो गए। और इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि खा आग थी। एक बार फिर से आग की उत्पत्ति मतलब आग की उपलब्धि पूरा पाषाण काल में ही हुई। इस समय पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, ये तो पहले ही बताया। कोई कोई खुरापाती था, और वह पत्थरों पर चित्र बनाता था, जिससे ये पता लगा कि इसी समय मानव चित्रकारी प्रारंभ की थी। अगर इनके बनाए हुए चित्र देखना चाहते हो तो जाओ मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज। वहाँ एक गुफा है जिसे भीमबेटका की गुफा कहते हैं, उसी में है। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज या रायसेन में स्थित है। और इस प्रकार जानकारी के साथ पूरा पाषाण काल खत्म हुआ। और अब शुरू होता है दूसरा नंबर, मध्य पाषाण काल। जहां से पूरा पाषाण काल खत्म हुआ, वहीं से मध्य पाषाण काल शुरू हुआ। मतलब 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इसमें मानव थोड़ा और सीख चुका था। इसमें तो अंतिम संस्कार भी करते थे। शुरू से समझते हैं। इस काल के बारे में सबसे पहले जानकारी कार्ल लाइन ने 1867 ईस्वी में दिया। ये तो पता ही है। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल कब आएगा। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। उसका रीजन भी होगा। इस समय मानव ना कुछ और समझदार हो गया था। अब पहले सिर्फ खाना चाहिए था, अब उसे भूजना मतलब पकाना भी था। तो इसीलिए हथियार रखने में दिक्कत ना हो, तो हथियार छोटे होते थे। इसीलिए इसको माइक्रोलिथ कहते हैं, मतलब औजार को माइक्रोलिथ कहते हैं। एक सवाल, किस समय मानव माइक्रोलिथ का प्रयोग करता था? तो इसका आंसर होगा मध्य पाषाण काल। और इस समय मानव का सबसे प्रमुख कार्य खाना नहीं, सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि था, जिसे हम अंतिम संस्कार कहते हैं। बताऊं अंतिम संस्कार किसे कहते हैं? भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। अंतिम संस्कार में देखा गया कि इंसान तो दफनाया गया है, ये एक जानवर जैसा दिख रहा है, साथ में ही दफनाया गया है। देखा और बोला, अरे ये तो कुकुर है, मतलब कुत्ता है। यह कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। एक बार फिर से ध्यान लगा के सुनो।
इस समय मतलब मध्य पाषाण काल में ही इंसान अंतिम संस्कार करते थे और इस समय इंसान के साथ कुत्ता दफनाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ। मतलब इस समय पशुपालन भी चलता था। इसी काल में मानव के अस्थिपंज का भी अवशेष मिला जो कि प्रतापगढ़ मतलब यूपी के सरायनाहट महदहा स्थान से प्राप्त हुआ। और अब मध्य पाषाण काल भी खत्म। अब आता है अपना अगला नंबर 3, नव या उत्तर पाषाण काल। आप लोग इतना समझ लो, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल एक ही है। यह भी जहां से मध्य पाषाण काल खत्म होगा वहीं से शुरू होगा नव पाषाण काल। मतलब 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में मानो तो ये जो आज 1 इंच जमीन के लिए लाठी उठती है, ये नव पाषाण काल से ही शुरू हो गई थी। इस समय मानव ने अपना अस्थायी आवास बना लिया था और किसानी या पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। उस समय दूध लगभग कितने रुपए का लीटर होगा आप लोग बताइए? फ्री था क्या? इसको याद नहीं रखना भैया, बस मैं अब इतना बता दे रहा हूँ कि जो ध्यान में रखना वो बस इतना ध्यान रखो, नव पाषाण काल में ही मानव किसानी और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। अब इसी समय थार भी बना लिया था, मतलब पहिया की खोज कर ली थी। जब पहिया की खोज कर ही लिया था तो इससे स्पष्ट है कि इसी समय तो जानवर तो रखेगा ही, साथ में मनका मतलब घड़ा मटका की भी खोज कर ली थी। कर्नाटक के मैसूर के पास संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। लेकिन पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? पशुपालन का जो साक्ष्य है वो भारत में आदमगढ़ जो एमपी में है तथा बंगोर जो फिर राजस्थान में है, तो यहीं से प्राप्त हुआ। फिर से सुनो, पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बगौर से प्राप्त हुआ। मानव द्वारा सबसे पहला पाला गया पशु तुम मतलब कि कुत्ता था। वैसे तुम छोड़ो, आगे पढ़ते हैं। कुछ चीजें नोट में याद रखो, फिर भी कोशिश सरल करने की ही रहेगी। ये कुछ जगह से कुछ साक्ष्य मिले हैं। पहला नंबर आता है मेहरगढ़। सबसे पहले हम लोग मेहरगढ़ के बारे में जान लेते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, समझे। यहाँ से सबसे पहले 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथक पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य मिले जिसमें जौ और गेहूं थे। नंबर 2 पर आता है बुर्जहोम। यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला। यहीं से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कुत्ते, अब समझो, जैसे मानो कहीं आते जाते थे तो कुत्ते भी साथ में निकल देते थे, तो ऐसे ये भी पालतू बने। और तीसरे नंबर पर आता है गुफ कराल। यहाँ से मृद भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ, ये याद रख लेना भैया। नंबर 4 पर आता है कोल्ड डिहवा। यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से चावल का पुराना साक्ष्य लगभग 6,000 ईसा पूर्व तक का मिला है। 5वां नंबर आता है भैया चिरांद। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है और यहाँ से प्रचुर मतलब ज्यादा मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और 6वें नंबर पे आता है लेहुरा देह। यहाँ से नवीनतम मतलब नए सबसे पुरानी चावल का साक्ष्य मिला। मतलब अभी जल्दी का बात है, जो 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बीच का है। नंबर 7 पर आता है दमदमा। यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। अब समझो, मेहरगढ़ से गेहूं और जौ। अब याद करना नहीं, अब समझो कितना कितना समझना है, आसानी से समझा दे रहा हूँ। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ, बुर्ज होम में मालिक के साथ कुत्ता दफनाया हुआ, गुफ कराल में मृदभांड या मृदभांड का पहला प्रमाण, कोल्डी हवा से चावल, चिरांद से हड्डी के उपकरण, लेहुरा देह से चावल नए वाले, दमदमा से कब्र से 3 मानव कंकाल, ये सब मिले हैं। अब और भी आसान, मेहरगढ़ जौ गेहूं,
कोल्डी हवा चावल, लेहुरा देह चावल, चिरांद हड्डी का उपकरण, गुफकराल मृदभांड, दमदमा कब्र के 3 कंकाल। अब नवपाषाण काल भी खत्म हुआ। अब आएगा ताम्रपाषाण काल, जिसमें जिस धातु की खोज हुई उसे उसी काल से बुलाते हैं। यह सबसे अंतिम समय मतलब पाषाण काल का अंतिम समय था। इसके बाद हमारा प्रागैतिहासिक काल खत्म हो जाएगा। और भैया इसी समय में तांबा की खोज हुई, जिसके कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी में जो औद्योगिकरण है, इसी का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे, ये मुख्यतः गांवों वाली समुदाय बनाकर रहते थे, जैसे कि देहात वाले, जैसे हमारी तरह। अब एक बस्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ जहां तक ये ताम्रपाषाण काल फैला है। आहार एवं गिलुंद पुरास्थल राजस्थान के बनास घाटी क्षेत्र में फैले हुए ताम्रपाषाण बस्तियां हैं। बस भैया इतना ही याद रख लो यार, इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा। आहार का पुराना नाम ताम्बवती है, मतलब ताम्बवती, तांबा वाली जगह। ताम्रपाषाण युग का सर्वोत्तम मतलब सबसे ज्यादा मृदभांड मालावा मृदभांड को माना गया है। बंगाल में भी ताम्रपाषाण बस्तियां हैं, जिसे महिष दल बोलते हैं। इस काल की सबसे बड़ी बस्ती इनाम गांव है। इसमें तो लोग पूजा भी करते थे, विशेषकर मातृ देवी की पूजा करते थे। एक बात बताना भूल गया, मानव द्वारा सबसे पहली खोजी गई धातु तांबा है। उस समय बच्चों के गले में तांबे के मनकों का हार पहनाकर दफनाया जाता है। इसका जो साक्ष्य है, ये महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियां में पाया जाता है। अभी के टाइम पर धनी कौन है? जिसके पास पैसा और सोना, मतलब ज्यादा पैसा और ज्यादा सोना चांदी हो, तो उसे रईस या धनी बोलते हैं। लेकिन उस समय स्टेटाइट और कार्नेलियन ताम्रपाषाण काल के प्रमुख कीमती पत्थर थे। ये जिनके भी पास होते थे वे धनी होते थे। चित्रित मृदभांड का सबसे पहला इस्तेमाल ताम्रपाषाण में ही हुआ था। प्रायद्वीप भारत में बड़े बड़े गांव सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोगों ने बसाए थे। ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे, उनको लिखना नहीं जानते थे, मतलब अभी भी अनपढ़। हम तो अनपढ़ों को भी पढ़ रहे हैं। ये नगरों में भी नहीं रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। सबसे बड़ी ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश के गंगुंगेरिया से प्राप्त हुई। अब भैया हम अगली बार मिलते हैं और यहीं पर प्रागैतिहासिक काल खत्म हो, मतलब थोड़ा बचा है जिसमें कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है सब समझ लेंगे और प्रागैतिहासिक काल खत्म हो गया। मतलब एक चार्ट लास्ट में यार, थोड़ी यार थक गया था इसलिए थोड़ा जल्दी बोल दिया हूँ। बस आज क्लास को यहीं खत्म।